सो हाउ आर यू क्लास 8? कैसे हो सब? तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम को। ये जो चैप्टर क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम सभी को पता है कि आजकल बिजली के बिना हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। हम बिजली की इतनी आदी हो चुके हैं कि बिना बिजली के हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बिजली से चलता है, कंप्यूटर बिजली से चलता है और टीवी भी बिजली से चलती है। तो ऐसा कोई है कि जो ये बोल दे कि हाँ मैं मोबाइल के बिना रह सकता हूँ, कंप्यूटर के बिना रह सकता हूँ, टीवी के बिना रह सकता हूँ? अगर कोई इन तीनों के बिना रह सकता है तो वो बिजली के बिना रह सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। नो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स नो लाइट, ओनली डार्कनेस एंड डार्कनेस। सो बिजली हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बिजली हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो बिजली को बनाने के लिए क्या चाहिए? बिजली को बनाने के लिए हमको चाहिए कोल और पेट्रोलियम, ये सब चाहिए बिजली को बनाने के लिए। तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, कोल और पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंस ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसीलिए भी पढ़ेंगे कि ये जो कोल है कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या क्या है, इसका भी काम क्या होता है और ये कितनी मात्रा में मौजूद है। अगर कोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इन सभी के ऊपर आधारित है ये चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले चलो समझेंगे रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके काम में आती हो। जैसे कोई पेन ले लो, रिसोर्स होगा, हम उसे लिखने के काम में लाते हैं। कोई पेपर ले लो, ये भी रिसोर्स होगा कि इसके ऊपर ही हम लिखते हैं। कोई साइकिल ले लो, ये भी रिसोर्स होगा, एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं। पानी को ले लो, रिसोर्स होगा, खाना बनाने में, खाने को हजम करने में काम में आती है। सूखी पत्ती भी ले लो, वो भी एक रिसोर्स होगा, क्योंकि उसको जलाने के काम में हम लेते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो रिसोर्स ना हो। ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक के गाय का जो गोबर है वो भी रिसोर्स है, क्योंकि उससे भी हम गोबर गैस बनाते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं सिर्फ वो रिसोर्स ना हो। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आर नोन एज रिसोर्स। रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल। जो रिसोर्स खत्म हो जाए, अगर कोई रिसोर्स खत्म हो जाता है, बार बार इस्तेमाल करने से वो खत्म हो जाएगा, उसी रिसोर्स को हम बोलेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। कोल एक कोयला एक टुकड़ा होता है और इसको अगर जलाओगे तो वो जलने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसको फिर से हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। और एक होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सनलाइट, लाइट, एयर, वाटर, ये सब इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। जितनी बार आप चाहो इसे इस्तेमाल करो, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो अभी जो कि हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, तो ये फॉसिल वर्ड हमको समझना बहुत ही जरूरी है। हम कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ेंगे ना, तो ये जो फॉसिल वर्ड है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है ये फॉसिल? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स अंडर द ग्राउंड। अगर कभी कोई एनिमल हो या प्लांट हो अगर मर जाए और वो जमीन के नीचे दब के रह जाता है, तो सालों सालों के बाद उसका जो अवशेष मिलता है, मिट्टी के अंदर जो उसका जो अवशेष मिलता है, उसे ही बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, तो ये फॉसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी फॉसिल से तो ही ये कोल बनता है, इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। उसी फॉसिल से ही ये पेट्रोलियम बनता है और उसी फॉसिल को ही पेट्रोलियम कहा जाता है। इसलिए कोल को और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट है, जो एनिमल है, वो जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, उनके अवशेष से ही मिलता है हमको कोल और पेट्रोलियम। इसीलिए वो फॉसिल्स होते हैं, इसीलिए उन दोनों को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी पहले हम चर्चा करेंगे कोल के बारे में। तो कोल कैसे बनता है?
जो कोल बनने की प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। जो पहले हमारे जो प्लांट्स वगैरह थे, पहले तो पूरा अर्थ प्लांट से एकदम भरा पड़ा था, चारों तरफ प्लांट ही प्लांट था। अभी तो सब बंजर वीरान हो गए हैं, मगर पहले, आज से हजारों साल, करोड़ों साल पहले, वो सब बड़े बड़े प्लांट जंगल हुआ करते थे। भूचाल हो गया, अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं आप अंग्रेजी में, भूचाल आ गया तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर सारे प्लांट दब गए। तो मिट्टी के अंदर दबने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर सारे प्लांट थे वो सब मिट्टी के अंदर दब गए। सो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी, बहुत गर्मी थी। आप एसी के सामने बैठे हो और अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपको गर्मी महसूस हो रही है। अगर आप मिट्टी के ऊपर बैठे हो फिर भी आपको इतनी गर्माहट महसूस हो रही है, तो समझो मिट्टी के अंदर आपको कितनी गर्माहट महसूस नहीं होगी। समझे कि नहीं। और प्रेशर क्या होता है, जो दोनों तरफ जो मिट्टी थी वो प्लांट को दबाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो मिट्टी के अंदर ढेर सारा प्रेशर, ढेर सारा टेम्परेचर था। ठीक है। तो इतनी सारी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये जो आपका डेड प्लांट था वो धीरे धीरे करके कोल में बदल गया। तो इसी प्रोसेस को, इसी कोयला जो बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है। और ठीक वैसी कहानी पेट्रोलियम की भी है, वैसी दुखद कहानी पेट्रोलियम की। आप सभी को पता है कि जो अर्थ के 4 भागों में से सिर्फ 3 भाग पानी होता है। तो पानी में जो समंदर का जो पानी होता है वो में का रहता है रे, वो में रहते हैं आपके समंदर जीव, मछली, सांप, ये सब समंदर वाले जीव वो में रहते हैं। तो वो एनिमल्स जब मर जावत हैं तो वो का करते हैं, वो सी बेड में, सी बेड का मतलब जो समुद्र की तल भाग होबत है वो के ऊपर जमा होबत हैं। वो के ऊपर जब जमा हो जाते हैं तो उनके ऊपर मिट्टी जमा होबत है। मिट्टी जब जमा हो जाती है तो मिट्टी उसको दबाती है धीरे धीरे। तनिक धीरे धीरे दबाने से वो जो एनिमल्स होते हैं वो जमीन के अंदर गाड़ जाते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, वो मिट्टी के अंदर चले जाने से सेम कहानी, जो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होती है और प्रेशर भी ज्यादा, तो वो डेड एनिमल्स पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है। तो आपको जमीन में, लैंड में ज्यादातर कोयला मिलता है और पानी के अंदर ज्यादातर आपको मिलता है क्या, पेट्रोलियम। कोयले से हमको और भी दूसरी चीजें मिलती है और पेट्रोलियम से भी हमको दूसरी चीजें मिलती है। जैसे कोयले से हमको मिला कोल गैस मिला, कोक मिला, कोल टार मिला, और पेट्रोलियम से हमको मिला पेट्रोल मिला, डीजल मिला, केरोसिन मिला, पैराफिन मिला, वैक्स मिला, लुब्रिकेंट ऑयल्स मिले। ये सब चीजें हमको सब मिले किससे, पेट्रोलियम से। मगर इतना याद रहे कि जो कोयला होता है उसको एक प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और जो पेट्रोलियम होता है उसको भी एक प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये दोनों में अंतर क्या है, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इस पे कोयला को गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयला को गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मगर यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्टिलेशन, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिएगा। आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।